मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज मैं आप सबके साथ लेकर के आया हूँ 10वीं क्लास का हिंदी गोधूली का चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो लेखक है गुणाकर मूल्य जी हैं। चलिए आज का देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। आज का पहला सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 1925 ईस्वी, बी 1935 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी, डी 1938 ईस्वी। सभी स्टूडेंट्स बताइए एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है और कहाँ का आंसर दिया हुआ है बगल में, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। बताइए कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म जो है वो कब हुआ था। सभी बच्चे बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ए का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, तो ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 1935 ईस्वी। गुणाकर मूल्य जी का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था, महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किस परिवेश में हुआ था? ए ग्रामीण परिवेश में, बी शहरी परिवेश में, सी ग्रामीण तथा शहरी परिवेश में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुणाकर मूल्य की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो किस परिवेश में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। सभी बच्चे बताइए दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, दो का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ग्रामीण परिवेश में। आइए देखते हैं सवाल 3। गुणाकर मूल्य की शिक्षा किस भाषा में थी? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी मराठी, डी गुजराती। बताइए सभी साथियों की 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुणाकर मूल्य की शिक्षा जो है वो किस भाषा में थी? ऑप्शन आपके सामने है। सभी साथियों बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 का। चलिए, 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी मराठी भाषा। गुणाकर मूल्य की शिक्षा जो है मराठी भाषा में हुआ था। आइए सवाल 4 देखते हैं। गुणाकर मूल्य जी का निधन जो है कब हुआ था? ए 2000 ईस्वी, बी 2002 ईस्वी, सी 2005 ईस्वी, डी 2009 ईस्वी। बताइए सभी स्टूडेंट्स कि गुणाकर मूल्य जी का जो जन्म हुआ था, निधन हुआ था, निधन, देहांत, मृत्यु तीनों एक ही पर्याय, सबका पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए कब हुआ था निधन। सभी बच्चे बताइए 4 गुणाकर मूल्य जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। चलिए, 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी 2009 ईस्वी। आइए सवाल 5 देखते हैं। सवाल 5 है, गुणाकर मूल्य जी ने किस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ए अक्षर कथा, बी अंतरिक्ष यात्रा, सी सौरमंडल, डी महान वैज्ञानिक। बताइए 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। मैं प्रश्न को फिर से पढ़ रहा हूँ, सभी बच्चे जवाब दीजिए इसका क्या होगा। गुणाकर मूल्य जी ने किस पुस्तक में उन्होंने अपने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो किस पुस्तक में दिया है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए अक्षर कथा। आइए सवाल 6 देखते हैं। सवाल 6 है, प्रस्तुत निबंध नागरी लिपि गुणाकर मूल्य जी के किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी भारत इतिहास और संस्कृति, डी आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। बताइए सभी स्टूडेंट्स 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रस्तुत निबंध जो है नागरी लिपि गुणाकर मूल्य जी के किस पुस्तक से लिया गया है? सभी साथियों बताइए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी
भारतीय लिपियों की कहानी। बहुत बढ़िया। ये सवाल 7 देखते हैं। सवाल 7 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी रोमन, सी फारसी, डी इनमें से कोई नहीं। सभी साथियों बताइए, हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का। चलिए 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आइए सवाल 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी रोमन, सी फारसी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कि अंग्रेजी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब दीजिए। हिंदी तो आप सब ने समझ गए कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो बताइए इसमें अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी रोमन लिपि में। बहुत बढ़िया। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। अगला सवाल है, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए उर्दू जो है किस लिपि में लिखी जाती है। लगभग अगर आप सब थोड़ा भी अगर माइंड लगाते हैं तो इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया ऊपर में कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा का लिपि है, रोमन अंग्रेजी का है, और डी नंबर में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता होगा इसका आंसर? इसका आंसर 9 का सी होगा, फारसी। उर्दू जो है किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। आइए सवाल 10 देखते हैं। बेतमा दानपत्र किस समय का है? ए 1000 ईस्वी, डी 1010 ईस्वी, बी 1020 ईस्वी, डी 1030 ईस्वी। ऑप्शन बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सभी बच्चे देख लीजिए। ऑप्शन आपके साथ 4 है, बेतमा दानपत्र जो है किस समय का है? ऑप्शन के अनुसार बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 1020 ईस्वी। आइए सवाल 11 देखते हैं। दाहा कोश किसकी रचना है? ए सरहपाद, बी गुणाकर मूले, सी वात्स्यायन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दाहा कोश जो है किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी बच्चे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा र का। ग्यारह का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए सरहपाद। आइए सवाल 12 देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी के आदि कवि हैं ए सरहपाद, बी गुणाकर मूले, सी वात्स्यायन, डी इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे बताइए 12 का क्या होगा करेक्ट आंसर? हिंदी के आदि कवि है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी बच्चे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए सरहपाद। आइए सवाल 13 देखते हैं। सवाल 13 है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरल से जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? ए नागरी लिपि में, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बहादुर, डी मछली। सभी बच्चे बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार आप पकड़ सकते हैं कि इसमें लिपि कौन होगा और फटाफट से बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नागरी लिपि। यहाँ ऊपर में सवाल पूछ रहा है लिपि के बारे में, और देखिए नाखून क्यों बढ़ते वो चैप्टर का नाम है, बहादुर हो चैप्टर का नाम है, मछली चैप्टर का नाम है, तो ये पहले गलत है। आइए सवाल 14 देखते हैं। नागरी लिपि के लेखक हैं ए अमरकांत, बी गुणाकर मूले,
सी अज्ञे, डी नलिन बिलोचन शर्मा। इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आप सब तुरंत बताइए नागरी लिपि के जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, गुणाकर मूले। आइए सवाल 15 देखते हैं। ईसाक की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ए नंदी नागरी, बी देवनागरी, सी गुजराती, डी रोमन। बताइए सभी साथियों 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ईसाक की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। चलिए तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, नंदी नागरी। आइए सवाल 16 देखते हैं। सवाल 16 है, नेपाली भाषा की लिपि है? ए देवनागरी, बी रोमन, सी फारसी, डी गुजराती। बताइए नेपाली भाषा के लिपि जो है वो कौन सा है? नेपाली भाषा की लिपि अभी आपने पढ़े थे, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इंग्लिश का रोमन है, उर्दू का फारसी है। नेपाली भाषा का क्या होगा लिपि? 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, देवनागरी। आइए सवाल 17 देखते हैं। मराठी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ए देवनागरी, बी रोमन, सी फारसी, डी गुजराती। बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, देवनागरी। मैं आप सबको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि सतत परिश्रम करते रहना चाहिए और गलती से कभी ना डरे। गलती होगा क्या होगा, आज अगर गलती हुआ तो कल जरूर सही होगा। चलिए सवाल 18, इसी क्रम में सवाल 18 है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की भाषा, बी एक प्रकार की लिपि, सी एक प्रकार की कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे बताइए सिद्धम जो है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। 18 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करके जरूर लिखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। चलिए 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। आइए सवाल 19 देखते हैं। 19 है, देवनागरी किसे कहा गया है? ए मथुरा को, बी आगरा को, सी काशी को, डी कोलकाता को। बताइए जो देवनागरी जो है वो किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। 19 का करेक्ट आंसर बताइए। चलिए 19 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, काशी। आइए 20 देखते हैं। मूले जी ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा को पढ़ाया? मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया था? ए हिंदी को, बी पंजाबी को, सी मराठी को, डी गुजराती को। उनसे रिलेटेड आपको भाषा भी याद हो गया होगा अगर थोड़ा भी लॉजिक लगाए होंगे। सभी बच्चे बताइए 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूले जी ने जो है मिडिल स्तर तक की किस भाषा में पढ़ाया? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 20 का करेक्ट आंसर बताइए। चलिए तो अगर ऊपर में आप सब अगर देखे होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि ऊपर में जो है मराठी भाषा का नाम ज़रूर आया था, ठीक है। और इसका जो शिक्षा का जो शुरू रहा था वो भाषा वो मराठी भाषा ही रहा था। आइए 21 देखते हैं। 21 है, नागरी लिपि किस विधा में है? ए कहानी, बी निबंध, सी कविता, डी नाटक।
बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नागरी लिपि जो है किस विधा में है। चलिए तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, निबंध। आइए सवाल 22 देखते हैं। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने सदी बने थे। देवनागरी लिपि जो है उसका टाइप कितने सदी। ऑप्शन है ए 1 सदी, बी 2 सदी, सी 3 सदी, डी 4 सदी। बताइए सभी साथियों 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देवनागरी लिपि के टाइप जो है लगभग कितने सदी पहले बने थे। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 2 सदी पहले बने थे। आइए सवाल 23 देखते हैं। दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लव ताम्रपत्र मिले हैं। ए महेंद्रपाल, बी राजा वर्गुन, सी राजा भोज, डी श्रीगंग राजा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं प्रश्न को फिर से दोहरा रहा हूँ। दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लव ताम्रपत्र मिले हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, राजा वर्गुन। आइए सवाल 24 देखते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विभ्राट शैली, डी नागर शैली। बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करना ना भूलें। सबका ज़रूर बताइए कमेंट करके कि इसका सबका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोशिश करते रहना चाहिए। बताइए 24 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर होगा डी, नागर शैली। 25 देखते हैं। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। ए 2500, बी 2500 से अधिक, सी 2000, डी 2222। बताइए सभी बच्चे कि इसमें जो गुणाकर मूल्य जी ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं, ऐसे कितने लिखे हैं। ऑप्शन आपके सामने है और इसमें अनुमान अगर आप लगाइएगा ज़रूर अल्टरनेट ऑप्शन दिखेगा और उसका करेक्ट आंसर आप सब ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं 25 का करेक्ट 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 2500 से अधिक। आइए सवाल 26 देखते हैं। 26 है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा। ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। बताइए सभी बच्चे गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा। 26 का ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, देवनगर। आइए सवाल 27 देखते हैं। सवाल 27 है, श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। बताइए सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। श्रवण बेलगोल जो है जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। चलिए 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए कर्नाटक। आइए सवाल 28 देखते हैं। सवाल 28 है, बेतमा कहाँ पर स्थित है। ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी इंदौर के पास, डी गोरखपुर के पास। सभी बच्चे बताइए, सभी साथियों बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बेतमा कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा सी, इंदौर के पास है। आइए सवाल 29 देखते हैं। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ए सिद्धम, बी बराही, सी देवनागरी, डी रोमन। बताइए सभी साथियों, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी साथियों बताइए। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? चलिए 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ब्राही। आइए सवाल 30 देखते हैं। सवाल 30 है, किस नदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? ए 5वीं से 6वीं सदी, बी 7वीं से 8वीं सदी, सी 8वीं से 9वीं सदी, डी 9वीं से 10वीं सदी। बताइए सभी साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। किस सदी के आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? चलिए 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 8वीं से 9वीं सदी। आइए सवाल 31 देखते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? ए दक्षिण भारत, बी उत्तर भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने है, सभी बच्चे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है वो कहाँ से मिले हैं? इकतीस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दक्षिण भारत। और चलिए साथियों, आज का इस चैप्टर का वीडियो मतलब प्रश्न खत्म हो चुका है और मैं इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग मैं ऑब्जेक्टिव जो बनने वाला था वो आप सबको बता दिए। इसके बाद इससे मेनली ये पूछा जाता है और इसके बाद जो प्रश्न बनता है वो इनके रचना से रहता है। ठीक है, तो उनके रचना जो दिया हुआ है, प्रमुख रचनाएं, उसको देख लीजिएगा। जैसे मैं कुछ रचना का नाम बता दे रहा हूँ। जैसे आपको पूछ देगा कि अक्षरों की कहानी किस लेखक का ये रचनाएं हैं, तो इस प्रकार से तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मोले। तो रचना को याद करना ना भूले, रचना को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो जो क्वेश्चन हमने बताए इस वीडियो के माध्यम से आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो थोड़ा मेहनत करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप सबके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।